दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कैपिचुलेट। दोस्तों कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना या फिर हार मान लेना। यानी कि कैपिचुलेट का मतलब होता है गिव अप कर देना या फिर सरेंडर करना। यूजुअली जो है वो प्रेशर, डिफीट या फिर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई पहले जो है वो मतलब कि रेजिस्ट करता है, फाइट करता है, पर सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है कि उसे हार माननी पड़ती है या फिर टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब कि झुक जाना, मानना पड़ जाना, दैट्स कैपिचुलेट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि वॉर में यानी कि युद्ध में जब एक कंट्री को ऑफिशियली सरेंडर करना पड़ता है तो उसे हम कहेंगे कंट्री कैपिचुलेट्स। या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में जो है वो उसके आगे जो है वो बच्चों को झुकना पड़ता है या फिर उनकी बातें माननी पड़ती है, तो वो होता है कैपिचुलेट टू प्रेशर। या फिर नेगोशिएशन में जो है वो बेटर ऑप्शन ना मिलने पर जो है वो डील एक्सेप्ट कर लेना, तो उसे भी हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, तो कैपिचुलेट कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर, स्टॉप रेजिस्टिंग एंड एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना या फिर खुद को सौंप देना। तो उस तरीके से हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कैपिचुलेट करना। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है सरेंडर, इल्ड या फिर गिव अप। दोस्तों सरेंडर, इल्ड या फिर गिव अप का मतलब होता है कि हार मान लेना या फिर जो है वो मतलब कि किसी की बात मानना पड़ जाना या फिर झुक जाना किसी के आगे, तो उसे हम कह सकते हैं सरेंडर करना, इल्ड करना या फिर गिव अप करना। वहीं एंटोनी में हमारे पास है रेजिस्ट, डिफाई या फिर फाइट। दोस्तों रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ के खिलाफ होना, तो उसे हम डिफाई कह सकते हैं। और फाइट का मतलब आपको पता है कि मतलब कि उस चीज़ से लड़ना, उस चीज़ के खिलाफ होना, उस चीज़ के लिए मतलब कि उस चीज़ को फेस करना, तो उसे हम जो है वो फाइट करना कहेंगे। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है आफ्टर लॉन्ग टॉक्स द वर्कर कैपिचुलेटेड एंड एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स। यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने के बाद, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करने के बाद क्या हुआ कि वर्कर्स ने जो है वो मतलब कि हार मान ली, यानी कि उनको जो है वो मतलब कि झुकना पड़ा और आखिर में उन्होंने जो है वो नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कैपिचुलेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सकोरिएट। दोस्तों एक्सकोरिएट का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना या फिर छिल देना। एक्सकोरिएट का मतलब होता है किसी को बहुत ही हार्शली क्रिटिसाइज करना या फिर वर्बली बहुत ही बुरी तरीके से डांटना, इतना कि सामने वाले की इज्जत और कॉन्फिडेंस दोनों हर्ट हो जाए। लिटरली इसका मीनिंग ये भी होता है कि स्किन का छिल जाना, यानी कि स्किल जो है वो छील देना, तो उसे भी हम जो है वो मतलब कि एक्सकोरिएट कहते हैं। लेकिन डेली यूज़ में हम जो है वो ज़्यादातर सीवियर पब्लिक क्रिटिसिज्म के लिए ही इसका यूज़ करते हैं। मतलब कि नॉर्मल क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि फुल ऑन वर्बल अटैक, यानी कि बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाना, तो उसे हम जो है वो एक्सकोरिएट कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर बॉस किसी एम्प्लॉय को जो है वो सबके सामने बुरी तरीके से डांट देता है, तो हम कहेंगे कि एम्प्लॉय जो है वो एक्सकोरिएट हो चुका है, यानी कि एम्प्लॉय को जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा डाटा गया है। या फिर मीडिया का स्कैम के बाद जो है वो मतलब कि पॉलिटिशियन को ओपनली क्रिटिसाइज करना, यानी कि पॉलिटिशियन को जो है वो मीडिया क्या कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा उसकी कड़ी आलोचना कर रही है, तो वो होता है पॉलिटिशियन एक्सकोरिएटेड। या फिर जो है वो टीचर का स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने हार्श वर्ड्स में बोलना, यानी कि किसी स्टूडेंट को जो है वो जब कोई टीचर बहुत ही ज़ोर से डांटती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अलग लैंग्वेज का यूज़ करती है कि उसे इंसल्टेड या फिर बुरा फील हो जाए, तो वो भी एक्सकोरिएट होता है। या फिर सोशल मीडिया पर जो है वो किसी को ट्रॉल करके इंसल्ट करना, तो वो भी एक तरीके से ऑनलाइन एक्सकोरिएशन होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सकोरिएट का मतलब होता है हार्शली क्रिटिसाइज, सीवियरली कंडेम, तो उसे हम कहेंगे एक्सकोरिएट करना।
और ध्यान रखना है कि ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है क्रिटिसाइज, कंडेम या फिर डिनाउंस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी की आलोचना करना, निंदा करना, टिप्पणी करना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, उस पर जो है वो एलिगेशंस लगाना, आरोप लगाना, उसको जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करना, उसके इज्जत पर जो है वो मतलब कि हाथ डालना, तो उसे हम कहेंगे कि क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना या फिर डिनाउंस करना। यानी कि एक तरीके से जो है वो किसी के बारे में बुरा कहना, बुरा सोचना, कड़ी आलोचना करना, टिप्पणी करना, उसकी निंदा करना, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिसाइज, कंडेम या फिर डिनाउंस। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्रेज, अप्रूव या फिर कमेंट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी की सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि इज्जत देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, तो उसे हम कह सकते हैं कि प्रेज करना, तारीफ करना, अप्रूव करना, स्वीकार कर लेना, या फिर कमेंट करना यानी कि फिर से मतलब कि किसी के लिए जो है वो मतलब कि प्रशंसा करना, तारीफ करना, तरफदारी करना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रेज, अप्रूव या फिर कमेंड। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मैनेजर एक्सकोरिएटेड द स्टाफ फॉर देयर केयरलेस मिस्टेक्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैनेजर ने जो है वो स्टाफ को बहुत ज़्यादा डांटा, उनकी बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना की। क्योंकि वो जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट के दौरान जो है वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते थे, यानी कि बहुत ही लापरवाही से, बेपरवाही से काम करते थे। तो इसीलिए जो है वो मतलब कि मैनेजर ने स्टाफ को बहुत ज़्यादा डांटा, उनकी कड़ी आलोचना की, निंदा की, उन्हें बहुत ज़्यादा भला बुरा वर्बली कहा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एक्सकोरिएट यानी क्या होता है और हमें कैसे इसका यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्क्वाइट्यूड। दोस्तों डिस्क्वाइट्यूड का मतलब होता है बेचैनी, अशांति। यानी कि इसका मतलब होता है इनर अनइजीनेस, एंजाइटी या फिर मेंटल रेस्टलेसनेस। यानी कि जब इंसान से बाहर से शांत दिखे पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो उसे हम जो है वो डिस्क्वाइट्यूड कहते हैं। ये जो फीलिंग है वो तब आती है कि जब हमारे अंदर जो है वो फ्यूचर को लेकर टेंशन होता है, कोई अनसर्टिनिटी होती है, या फिर माइंड जो है वो कंटिन्यूअसली अनईजी रहता है, तब हम जो है वो मतलब कि डिस्क्वाइट्यूड हो जाते हैं। मतलब कि चैन न मिलना, दिल दिमाग का शांत न रहना, तो दैट्स डिस्क्वाइट्यूड। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम का रिजल्ट का आप वेट करते हो, तो उस टाइम जो आपके अंदर जो टेंशन चलती रहती है, जो बेचैनी आपको होती है कि रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, कितने परसेंटेज आएंगे, एक्सेट्रा वगैरह, तो उसे ही हम जो है वो डिस्क्वाइट्यूड कहते हैं। या फिर जॉब सिक्योरिटी का डाउट जो रात को आपको सोने ही ना दे, तो वो भी होता है मेंटल डिस्क्वाइट्यूड। या फिर न्यूज़ देखकर जो है वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाना कि आगे क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं सोशल डिस्क्वाइट्यूड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डिस्क्वाइट्यूड का मतलब होता है अनइजीनेस, एंजाइटी या फिर लैक ऑफ इनर पीस। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है एंजाइटी, अनइजीनेस या फिर रेस्टलेसनेस। दोस्तों एंजाइटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी होना। अनइजीनेस का मतलब होता है कि किसी को मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो है वो मन में शांति नहीं होती है, बहुत ही अनईजी होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिल जो है वो घबराना, बेचैन होना, तो उसे भी हम जो है वो अनइजीनेस कहते हैं। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है चैन न पड़ना, तो उसे हम रेस्टलेसनेस कहते हैं। यानी कि हमें जो है वो मतलब कि बिल्कुल आराम नहीं होता है, बिल्कुल चैन नहीं होता है, हमें लगता है कि ये करूँ वो करूँ, यानी कि बहुत सारा टेंशन होता है, तो उसे हम रेस्टलेसनेस कहते हैं। यानी कि बिल्कुल भी आराम ना होना, बिल्कुल भी चैन ना पड़ना। वहीं एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है काम, पीस या फिर ट्रैंक्विलिटी। काम का मतलब आपको पता है, काम का मतलब होता है शांति, यानी कि बहुत ही शांत रहना। पीस का भी मतलब होता है शांति, और ट्रैंक्विलिटी का भी मतलब होता है कि एक तरीके से मेंटल बैलेंस होना, मेंटल पीस होना, यानी कि मानसिक संतुलन होना, मानसिक शांति होना, तो उसे हम कहते हैं ट्रैंक्विलिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर वॉज अ सेंस ऑफ डिस्क्वाइट्यूड अमॉन्ग द पीपल आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। यानी कि बुरी खबर सुनने के बाद जो है वो लोगों में एक तरीके से बेचैनी थी, यानी कि उनके अंदर जो है वो मतलब कि पीस नहीं था, यानी कि वो शांत नहीं रह पा रहे थे। यानी कि बुरी खबर सुनने के बाद लोगों के बीच क्या हो गया था, तो उनके अंदर जो है वो बेचैनी थी, अशांति थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिस्क्वाइट्यूड यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अम्ब्रेज।
दोस्तों अमरेज का मतलब होता है नाराजगी या फिर बुरा मान जाना, यानी कि अमरेज का मतलब होता है छोटी सी बात पर बुरा मान जाना या फिर ऑफेंड हो जाना। यानी कि जब कोई कमेंट, जेस्चर या फिर बिहेवियर पर्सनल अटैक जैसा लगने लगे तो उसे हम कहते हैं अमरेज होना। या फिर ऑफन जो है वो सामने वाला इंटेंशनली कुछ तो गलत नहीं करता है, पर फिर भी जो है वो बातें जो है वो दिल को लग जाती है या फिर हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, तो उसे हम जो है वो अमरेज कहते हैं। मतलब कि बात का गलत मतलब ले लेना और माइंड में बिटरनेस आ जाना, यानी कि कड़वाहट पैदा हो जाना, तो दैट्स अमरेज। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो अपने फ्रेंड को कोई जोक सुनाते हो, यानी कि उसके ऊपर आप कमेंट करते हो, उसको लेकर आप जोक सुनाते हो और उसे पसंद नहीं आता, वो उसे पर्सनली ले लेता है, तो वो भी होता है एक तरीके से अमरेज। या फिर रिलेटिव का जो है वो कुछ कैजुअल कमेंट कर देना जो आपको इंसल्ट जैसा फील होता है, तो वो भी होता है अमरेज। या फिर सोशल मीडिया पर किसी ओपिनियन से ऑफेंड हो जाना, तो वो भी होता है टेकिंग अमरेज। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि अमरेज का मतलब होता है ऑफेंस, रिसेंटमेंट या फिर फीलिंग इंसल्टेड, तो उसे हम कहते हैं अमरेज। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ऑफेंस, रिसेंटमेंट या फिर अनॉयंस। दोस्तों ऑफेंस या फिर रिसेंटमेंट दोनों का सेम मतलब होता है कि एक तरीके से नाराजगी होना या फिर बुरा मान जाना, तो उसे हम ऑफेंस या फिर रिसेंटमेंट कह सकते हैं। और अनॉयंस का मतलब होता है एक तरीके से इरिटेट होना या फिर गुस्सा हो जाना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि अनॉयंस कह सकते हैं, जो आपको चीज़ जो है वो मतलब कि फ्रस्ट्रेट करती है। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्लेजर, अप्रूवल या फिर सेटिस्फैक्शन, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जो है वो मतलब कि आपको राहत मिलना, खुशी मिलना। अप्रूवल यानी कि आप उसे स्वीकार कर लेते हो, या फिर आपको जो है वो उससे प्लेजर मिलता है, यानी कि आपको वो बातें सुनकर या फिर देखकर खुशी होती है, आप उसे स्वीकार कर लेते हो या फिर संतुष्ट हो जाते हो, यानी कि सेटिस्फैक्शन, तो उसे हम कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं, जैसे कि प्लेजर है, अप्रूवल है या फिर सेटिस्फैक्शन है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी टुक अमरेज एट हिज रूड कमेंट एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि उसे जो है वो उसके रूड कमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, वो नाराज़ हो गई और इसीलिए उसने जो है वो उससे बातें करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अमरेज यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेक्रेपिटेट। दोस्तों डेक्रेपिटेट का मतलब होता है चटकने की आवाज़ करना, स्पेशली जब कोई चीज़ गर्म होती है। गर्म होने के बाद जब कोई चीज़ क्रैकल हो जाती है, जब जो चटकने की आवाज़ आती है, तो उसे हम डेक्रेपिटेट कहते हैं। यानी कि छोटी छोटी क्रैकलिंग या फिर चट चट की जो आवाज़ आती है किसी चीज़ के टूटने या फिर फटने के साथ, तो उसे हम कहेंगे डेक्रेपिटेट। यूजुअली जब कोई चीज़ हीट या फिर प्रेशर में आती है, तब जो उससे साउंड निकलती है, तो उसे हम डेक्रेपिटेट कहते हैं। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर उन साउंड्स के लिए यूज़ होता है जो ड्राई चीज़ों से निकलती है, जैसे कि नमक, सीड्स या फिर लकड़ी जब आग पर रखी जाती है तब। मतलब कि जलते या फिर गर्म होते वक्त जो खर-खर की आवाज़ आती है, चटकने की आवाज़ आती है, तो दैट्स डेक्रेपिटेट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आप तवे पर नमक डालते हो, नमक डालने पर जो चट-चट की आवाज़ आती है, तो उसे हम कहेंगे सॉल्ट डेक्रेपिटेट्स। या फिर आग में लकड़ी जलते वक्त जो क्रैकलिंग साउंड आता है, तो उसे हम कहेंगे कि लकड़ी डेक्रेपिटेट हो रही है। या फिर पॉपकॉर्न बनाते वक्त जो फटने की आवाज़ होती है, तो वो सिमिलर टू डेक्रेपिटेट होती है। या फिर जो सूखे पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स जो होते हैं, उन्हें अगर आग में आप डालते हो, तो उस पर जो आवाज़ आती है चटकने की या फिर चट-चट की, खर-खर की जो आवाज़ आती है, तो वो हम कहेंगे लीव्स डेक्रेपिटेट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डेक्रेपिटेट का मतलब होता है क्रैकल और मेक पॉपिंग साउंड्स व्हेन हीटेड, यानी कि गर्म होने पर किसी चीज़ का क्रैकलिंग साउंड आना, चटकने की आवाज़ आना, तो उसे हम कहेंगे डेक्रेपिटेट। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है क्रैकल, स्नैप या फिर स्प्लटर। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ का चटकना, चटकने के बाद जो है वो मतलब कि चट चट की आवाज़ आना, तो उसे हम कह सकते हैं क्रैकल होना, स्नैप होना या फिर स्प्लटर होना। वहीं एंटोनी में हमारे पास है साइलेंस, स्टिलनेस या फिर क्वाइट। साइलेंस का मतलब होता है शांति होना, कोई आवाज़ ना आना। स्टिलनेस का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो स्थिर होना, नॉर्मल सिचुएशन में होना। या फिर क्वाइट का भी मतलब होता है बिल्कुल भी कोई आवाज़ ना आना, तो उससे हम कहेंगे साइलेंस, स्टिलनेस या फिर क्वाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है व्हेन सॉल्ट वाज हीटेड इन द पैन इट बिगेन टू डेक्रेपिटेट विद स्मॉल क्रैकलिंग साउंड्स, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब नमक को जो है वो तवे पर गर्म किया गया, तो उसमें से जो है वो मतलब कि छोटी छोटी जो है वो क्रैकलिंग साउंड्स आ रही थी, यानी कि चट चट की आवाज़ उसमें से हमें सुनाई देती है।
तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेक्रिपिटेट यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रेचरस। दोस्तों ट्रेचरस का मतलब होता है विश्वासघाती या फिर खतरनाक, यानी कि ट्रेचरस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो ऊपर से देखने में तो हमें सेफ लगती है या फिर फ्रेंडली लगती है, पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और धोखेबाज होती है, यानी कि रिस्की होती है। ये वर्ड जो है वो ऐसे लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए या फिर रस्तों के लिए यूज़ होता है जहाँ पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। मतलब कि सरफेस पे नॉर्मल पर रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, तो दैट्स अ ट्रेचरस। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि बारिश के बाद जो है वो स्लिपरी रोड जहाँ पर गिरने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, तो उसे हम कह सकते हैं ट्रेचरस रोड, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, रिस्की हो जाती है। या फिर आपका फेक फ्रेंड जो आपके पीठ पीछे आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, तो वो होता है ट्रेचरस फ्रेंड, क्योंकि वो एक तरीके से विश्वासघाती है या फिर धोखेबाज है। या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जहाँ पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो उसे हम कहेंगे ट्रेचरस इन्वायरमेंट। या फिर माउंटेन ट्रैक का जो पाथ होता है, जो माउंटेन ट्रैक का रास्ता होता है, हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, तो वो होता है ट्रेचरस पाथ। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस और डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज, नॉट ट्रस्ट वर्दी, यानी कि जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा विश्वासघाती है, धोखेबाज है, तो इंसान और रस्तों के कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में, लोगों के कॉन्टेक्स्ट में, सब में ये वर्ड यूज़ हो सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसीटफुल, डिसलॉयल, डेंजरस। दोस्तों डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज, यानी कि जो धोखा देता है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। डिसलॉयल का मतलब है जो ईमानदार नहीं है, यानी कि जो आपको देखने में सेफ लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है, खतरनाक है, चाहे वो इंसान हो सकता है, चाहे वो फिर कोई रास्ता हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी। या फिर डेंजरस यानी कि खतरनाक होता है, जोखिम भरा, तो उसे हम डेंजरस कह सकते हैं। एंटोनी में हमारे पास है लॉयल, फेथफुल या फिर सेफ। लॉयल का मतलब होता है जो ईमानदार है, निष्ठावान है। फेथफुल का मतलब है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। सेफ का मतलब जो सुरक्षित है, तो उसे हम कहेंगे लॉयल, फेथफुल या फिर सेफ, जो कि हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ट्रेचरस रोड बिकम वेरी स्लिपरी ड्यूरिंग द हैवी रेन मेकिंग ट्रैवल रिस्की। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक जो खतरनाक रोड है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बारिश के सीज़न में जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, यानी कि एक तरीके से क्या हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती है, और उसकी वजह से जो है वो ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, रिस्की होता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ट्रेचरस यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोपेल। दोस्तों प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर धक्का देना। यानी कि प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे की तरफ पुश करना या फिर फोर्स से मूव करवाना, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेटाफोरिकली। फिजिकली जब कोई चीज़ धक्का देकर आगे बढ़ाई जाती है तो वो प्रोपेल करना होता है। या फिर मेटाफोरिकली अगर समझे तो जब कोई फैक्टर जैसे कि मोटिवेशन है, सक्सेस है या फिर सपोर्ट है, वो किसी की लाइफ को या फिर करियर में आगे धकेल दे किसी को, तो वो भी प्रोपेल ही कहलाता है। मतलब कि एक तरीके से मूवमेंट क्रिएट करना, उसे हम प्रोपेल कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि बोट को जो है वो पैडल्स के सहारे आगे बढ़ाना, तो उसे हम कहेंगे पैडल्स प्रोपेल द बोट। या फिर रॉकेट को स्पेस में ले जाने वाली जो फोर्स होती है, तो उसे हम कहेंगे कि इंजन्स प्रोपेल्स द रॉकेट। या फिर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जो आपको करियर में आगे ले जाए, तो वो होता है मोटिवेशन प्रोपेल्स सक्सेस। या फिर वायरल वीडियो जो किसी को ओवरनाइट फेमस बना दे, तो वो होता है कि फेम प्रोपेल्ड हिम फॉरवर्ड, यानी कि किसी को पुश करना, आगे बढ़ाना। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोपेल का मतलब होता है पुश और ड्राइव समथिंग फॉरवर्ड, यानी कि किसी को आगे की तरफ धक्का देना या फिर किसी को आगे बढ़ाना, उसे पुश करना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोपेल। फिजिकली भी और मेटाफोरिकली भी, दोनों भी तरीके से। और एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है पुश, ड्राइव या फिर थ्रस्ट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है आगे बढ़ाना, धक्का देना, किसी को आगे की ओर ले जाना, तो उसे हम कह सकते हैं पुश करना, ड्राइव करना या फिर थ्रस्ट करना। एंटोनिम में हमारे पास है पुल, स्टॉप या फिर रिस्ट्रेन। दोस्तों पुल का मतलब होता है किसी को खींचना, पीछे की तरफ खींचना। स्टॉप का मतलब होता है रोक देना। रिस्ट्रेन का भी मतलब होता है किसी पर बाधा डालना, यानी कि बेसिकली किसी में रुकावट पैदा करना, रोक देना, तो उसे हम कह सकते हैं पुल, स्टॉप या फिर रिस्ट्रेन।
दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है स्ट्रॉन्ग वाइंड्स प्रोपेल द बोट फॉरवर्ड हेल्पिंग इट मूव क्विकली अक्रॉस द रिवर। यानी कि तेज हवा के झोंकों ने क्या किया कि बोट को जो है वो आगे बढ़ने में मदद की। यानी कि जो तेज हवा का जो फोर्स था वो क्या कर रहा था कि बोट को जो है वो आगे बढ़ने में मदद कर रहा था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बोट है वो नदी में जल्दी जल्दी चल रही थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रोपेल यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सैबोटाज। दोस्तों सैबोटाज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना। यानी कि सैबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर किसी काम को, सिस्टम को या फिर प्लान को नुकसान पहुंचाना या फिर फेल करने की कोशिश करना, यूजुअली चुपके से, जैसे कि किसी को पता ना चले उस तरीके से। दोस्तों ये जो है वो कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि इंटेंशनल हार्म होता है ताकि रिजल्ट बिगड़ जाए। यानी कि अपने आप नहीं होता है बल्कि कोई जानबूझकर करता है ताकि जो है वो मतलब कि उसका जो परिणाम है वो खराब हो जाए। मतलब कि अंदर ही अंदर से चीज़ों को तोड़ देना, उसको नुकसान पहुंचाना, तो दैट्स अ सैबोटाज। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक टीम है जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उसी में का कोई टीम मेंबर है जो उस प्रोजेक्ट का जो सारा डेटा है वो डिलीट कर देता है या फिर उड़ा देता है। तो उसे हम सैबोटाज करना कहेंगे, क्योंकि उसने जो है वो उस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है। एक तरीके से उसने क्या किया है, तो सैबोटाज किया है, जानबूझकर गलत काम किया है। या फिर ऑफिस में जेलस कलीग का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना किसी के बारे में, तो वो भी होता है इंटरनल सैबोटाज। या फिर रिलेशनशिप में बार बार जानबूझकर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ताकि सामने वाले को परेशानी हो, तो वो होता है इमोशनल सैबोटाज। यानी कि बार बार बिगाड़ने की कोशिश करना, खराब करने की कोशिश करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो उसको हम जो है वो मतलब कि सैबोटाज कहते हैं। यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि सैबोटाज का मतलब होता है डेलिबरेटली डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट। यानी कि जानबूझकर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना या फिर उसमें बाधा डालना, तो उसे हम कहेंगे सैबोटाज करना। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डैमेज, अंडरमाइन या फिर डिस्ट्रॉय। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो क्षति पहुंचाना, नुकसान करना, उसका बेसिकली तोड़फोड़ करना, तो उसे हम कहेंगे डैमेज करना, अंडरमाइन करना या फिर डिस्ट्रॉय करना। वहीं एंटोनिम में हमारे पास है सपोर्ट, हेल्प या फिर प्रोटेक्ट। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि समर्थन करना, मदद करना, उसकी उसकी सुरक्षा करना, तो उसे हम कह सकते हैं सपोर्ट करना, हेल्प करना या फिर प्रोटेक्ट करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है समवन ट्राई टू सैबोटाज द प्रोजेक्ट बाय डिलीटिंग इंपॉर्टेंट फाइल्स। यानी कि जो है वो मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी ने जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट को जो है वो मतलब कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्या करके, तो उसने जो है वो मतलब कि जो भी इंसान है जो कि मतलब कि इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसने जो है वो इंपॉर्टेंट फाइल्स, यानी कि जो ज़रूरत वाली फाइल्स थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, उसको डिलीट किया है। और इसी तरीके से उसने जो है वो मतलब कि उस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सैबोटाज यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परफंक्ट्री। दोस्तों परफंक्ट्री का मतलब होता है औपचारिक लापरवाही से किया गया काम। यानी कि परफंक्ट्री का मतलब होता है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम करना, बिना किसी इंटरेस्ट के, केयर के या फिर एफर्ट के। यानी कि काम तो हो जाता है पर दिल से नहीं होता है, बस ड्यूटी निभाने के लिए, दिखाने के लिए जब आप कोई काम करते हो तो उसे हम परफंक्ट्री कहते हैं। मतलब कि हाफ हार्टेड मैकेनिकल एटीट्यूड, यानी कि जिसमें ना पैशन है ना ही डेप्थ है, तो उसे हम परफेक्ट्री कहते हैं। ये जो वर्ड है वो एटीट्यूड और एक्शंस दोनों के लिए यूज़ होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आप रोज़ कॉलेज जाते हो और सिर्फ अटेंडेंस, यानी कि नाम के लिए जो है वो मतलब कि आप वहाँ पर जाते हो कि आपकी अटेंडेंस लग जाए। बाकी आपको जो है वो कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट्री अटेंडेंस। या फिर कस्टमर को बिना इंटरेस्ट के थैंक यू बोल देना, तो वो होता है परफेक्ट्री रिस्पॉन्स। या फिर एग्जाम आंसर जो बस पेजेस भरने के लिए आपने लिखा हो, यानी कि जिसमें आंसर जैसा मैटर कोई नहीं है, बस आपने पेजेस कैसे जैसे आपको भरने हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपने कोई आंसर लिखा है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था, तो उससे हम कहेंगे परफेक्ट्री एफर्ट। या फिर ऑफिस मीटिंग में सिर्फ हाँ हाँ कर देना, यानी कि अपना जो है वो मतलब कि सिर्फ हाँ हाँ बोलते हो आप सामने वाले को, ताकि लगे कि आप जो है वो इन्वॉल्व हो, आपका मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट्री पार्टिसिपेशन। यानी कि जिसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे भी हम जो है वो परफेक्ट्री पार्टिसिपेशन कह सकते हैं।
यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि परफंक्ट्री का मतलब होता है डन एज अ फॉर्मेलिटी लैकिंग इंटरेस्ट और एफर्ट, यानी कि जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यानी कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया गया हो, लेकिन आप में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, तो उसे हम परफंक्ट्री कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है केयरलेस, मैकेनिकल या फिर सुपरफिशियल। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो बिल्कुल लापरवाह है, बेपरवाह है, जो केयरलेस है, जो ध्यान नहीं देता है, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करता है कोई भी काम, तो उसे हम केयरलेस कह सकते हैं, मैकेनिकल कह सकते हैं या फिर सुपरफिशियल कह सकते हैं कि भाई करना है तो करना है, बाकी हमें इंटरेस्ट, केयर या फिर मतलब कि एफर्ट हमारा कुछ भी नहीं है। मतलब कि सिर्फ हमें दिखाना है कि हम यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर हमने कोई काम किया है फॉर्मेलिटी के लिए, तो उसे हम कह सकते हैं केयरलेस, मैकेनिकल या फिर सुपरफिशियल। वही एंटोनी में हमारे पास है केयरफुल, थोरो या फिर अटेंटिव। यानी कि इन तीनों का मतलब होता है जो बहुत ही ध्यान देता है, जो अच्छे से कोई काम करता है, बहुत ही मतलब कि अटेंशन के साथ करता है, उस काम में इन्वॉल्व हो जाता है। थोरो का मतलब होता है पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, उस काम में इन्वॉल्व हो जाना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, तो उसे हम कह सकते हैं केयरफुल, थोरो या फिर अटेंटिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही गेव अ परफेक्ट अपॉलॉजी शोइंग दैट ही वाज नॉट ट्रूली सॉरी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसने जो है वो बहुत ही मतलब कि फॉर्मेलिटी यानी कि बहुत ही औपचारिक तरीके से, बहुत ही लापरवाही से जो है वो माफ़ी मांगी, यानी कि जैसे कि मतलब कि वो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा था, यानी कि बिल्कुल भी अपनी गलती मतलब कि मान नहीं रहा था, बस उसे बोलना था सॉरी तो उसने बोल दिया, बाकी उसका मन नहीं था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि परफेक्ट्री यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का आखिरी वर्ड आता है सेनेटिव। दोस्तों सेनेटिव का मतलब होता है उपचारक या फिर स्वास्थ्य वर्धक, यानी कि सेनेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें हील करती है, रिकवरी में हेल्प करती है या फिर हमारे स्वास्थ्य को, हमारे हेल्थ को बेटर बनाती है। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर मेडिकल या फिर इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है कि जब कोई चीज़ हमारे दर्द को कम करती है, हमारे घाव भरने में मदद करती है या फिर हमारे दिमाग को शांति यानी कि पीस देती है, तो वो सेनेटिव होती है। मतलब कि हीलिंग पावर वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो सेनेटिव कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉपर रेस्ट करना और मेडिसिन लेना जो हमारी बॉडी को जो है वो मतलब कि किसी भी बीमारी से टाइम टू टाइम रिकवर करता रहता है, तो उसे हम कहेंगे सेनेटिव इफेक्ट होना। या फिर जो है वो वॉक करना, यानी कि डेली अगर आप वॉक करते हो तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, तो वो होता है सेनेटिव एक्सपीरियंस। या फिर थेरेपी जो इमोशनल घाव को, यानी कि जो हमारे इमोशंस वाले जो घाव होते हैं, इमोशनल वुंड्स जो होते हैं, उसको अगर हील करती है कोई थेरेपी, तो वो होता है सेनेटिव प्रोसेस। या फिर योगा और मेडिटेशन जो ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो वो होता है सेनेटिव प्रैक्टिस। यानी कि ओवरऑल शॉर्ट मीनिंग के लिए सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि सेनेटिव का मतलब होता है हीलिंग, प्रमोटिंग रिकवरी और हेल्थ, तो उसे हम कहते हैं सेनेटिव। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हीलिंग, क्यूरेटिव या फिर रिस्टोरेटिव। दोस्तों इन तीनों का भी मतलब होता है जो चीज़ आपको राहत देती है, यानी कि आपकी रिकवरी करती है, आपकी हेल्थ को बेटर बनाती है, आपको हील करती है, तो उसे हम कह सकते हैं हीलिंग, क्यूरेटिव या फिर रिस्टोरेटिव। रिस्टोरेटिव का मतलब होता है पहली वाली अवस्था में आपको वापस लाना। वही एंटोनी में हमारे पास है हार्मफुल, इंजरियस या फिर डिस्ट्रक्टिव। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरी है, खतरनाक है, डेंजरस है, नुकसान पहुंचाने वाली है, तहस-नहस करने वाली है, बर्बाद करने वाली है, तो उसे हम कह सकते हैं हार्मफुल, इंजरियस या फिर डिस्ट्रक्टिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है फ्रेश एयर एंड रेस्ट हैड अ सेनेटिव इफेक्ट ऑन हिज बॉडी स्लोली हेल्पिंग हिम रिकवर फ्रॉम इलनेस। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ताज़ी हवा और प्रॉपर आराम करने की वजह से क्या हुआ कि ताज़ी हवा और आराम का उसकी बॉडी पर जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उपचारक तरीके का इफेक्ट हुआ, यानी कि उसके बॉडी पर सुधारात्मक इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो मतलब कि वो धीरे धीरे उस बीमारी से उभर रहा था, यानी कि रिकवर हो रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सेनेटिव यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है, वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।